चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है, कक्षा 10 गोधूलिन, ठीक है, भाग 2 हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, क्या है, हिंदी, ठीक है। और इसका हम गद्य खंड देखेंगे, ठीक है, गद्य खंड है। और इसका यानी कि इस लेखक का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, क्या है, भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का जीवनी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के विरोध बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमाला अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा विद्या तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता है, ठीक है। उसके बारे में पूरा जीवनी यहाँ पर दिया है और उनका जो किताब लेखन है वो सब यहाँ पर दिया है। यहाँ पर कह रहा है संपन्न के कारण यही एकनिष्ठा संपन्न के कारण हम आज उन्हें भारत संविधान के निर्माता कहा कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर उनका जन्मदिन याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसका जन्मदिन दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निधन, ठीक है, निधन डेट दिया है यहाँ पर 1956 में उसका दिल्ली में निधन हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो दिया है ना उनका किताब का लेखन है, जो किताब लिखा है ना वो सब यहाँ पर पूरा ये सब उन्हीं का लिखा हुआ बुक है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वर्णमाला नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। इसको याद रखना है, कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया, ठीक है। यहाँ पर ये सब डिटेल पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसका देखेंगे चैप्टर 1 है, ठीक है। क्या है, चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसका हम आंसर क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, ठीक है। विडंबना का स्वरूप क्या है, यानी कि जो लेखक है किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर इसका है, लेखक इस बात का विडंबना की बात करते हैं कि आज के आधुनिक समाज में, ठीक है, क्या कर रहा है, आज के आधुनिक समाज में जातिवाद मौजूद है। क्या है, जातिवाद यहाँ पर मौजूद है। विडंबना का स्वरूप यह है कि जातिवाद लोगों, ठीक है, क्या कर रहा है, जातिवाद लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, क्या कर रहा है, उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है, ठीक है। यानी कि उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से क्या है, रोकता है, जिससे समाज का विकास बाधित हो जाता है, ठीक है। उसको अगर मान लेते कोई दलित परिवार का है, अगर उसके पास टैलेंट है तो क्या होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। समाज का विकास बाधित रह जाएगा, वो आगे नहीं कर पाएगा कुछ, तो कैसे विकास होगा समाज का, ठीक है। तो यही बात बता रहा है। अगला सवाल जो दिया है उसमें देखते हैं दो में कह रहा है कि जातिवाद, ठीक है, के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है, ठीक है। जातिवाद जो है ना, पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है,
तो जातिवाद के पोषक यह तर्क देता है कि जातिवाद श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप है। क्या है? श्रम, ठीक है, क्या कर रहा है? श्रम विभाजन का एक स्वाभाविक रूप है। यह भी तर्क देता है कि जातिवाद समाज को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। क्या कर रहे हैं कि जातिवाद समाज को व्यवस्थित, ठीक है, रखने में मदद करता है। ठीक है, तब ना पता चलता है कि ये फलाना जाति का है, ये दूसरे जाति का है, ये दूसरे कास्ट का है, ठीक है, ये दूसरे जात है, ये दूसरे ब्याद है। ठीक है, सारी से सारे अलग अलग जाति होता है। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है क्या? अगला सवाल हमारा तीसरा कर रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? जाति पर तर्क देना, ठीक है, लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? इस आपत्ति के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेखक की प्रमुख आपत्ति यह है कि जातिवाद लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। ठीक है, अगर मान लेते आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिससे समाज का विकास बाधित होता है। ठीक है, यानी कि समाज में विकास जो है ना बाधित होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, समाज और ध्वस्त होते चला जाता है। लेखक यह भी तर्क देता है कि जातिवाद असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, जातिवाद क्या कर रहा है? असमानता और भेदभाव का और बढ़ावा देता है। जाति से है तो और नफरत फैलेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? भेदभाव, सबसे ज़्यादा क्या होगा? इसमें भेदभाव का बढ़ावा देगा। ठीक है, जातिवाद, ठीक है, जातिवाद क्या देगा? सबसे ज़्यादा भेदभाव का, असमानता और भेदभाव का बढ़ावा सबसे अधिक देगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम चौथा देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है? ठीक है, चौथा नंबर जो सवाल दिया है ना, कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? यानी कि जाति जो है ना भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह लोगों को उनकी इच्छा और क्षमता के अनुसार काम करने की अनुमति नहीं देती है। कौन देती नहीं है? यानी कि जाति जो है ना भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। ठीक है, क्योंकि यह लोगों को उनकी इच्छा और क्षमता के अनुसार, ठीक है, काम करने की अनुमति नहीं देती है। जाति जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को उस काम में रुचि हो या वह उस काम के लिए उपयुक्त हो जो उसी सौंपा गए। ठीक है, मान लेते हैं जाति कोई भी हो, ठीक है, नीच जाति को उसको अच्छे काम आता हो, वो अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। किसके अनुसार? जातिगत के अनुसार। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आप बड़े हैं तो बड़ा ही काम कीजिएगा, ठीक है, छोटे हैं तो छोटा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका यही संदेश बता रहा है। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर जो सवाल कह रहा है कि जाति प्रथा, क्या पूछा है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ठीक है, जाति से जो है ना भारत में बेरोजगारी सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि यह लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकती है। जाति
के आधार पर लोगों को कुछ व्यवसायों तक सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, भले ही वे उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त ना हो, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि लोगों को अपनी पसंद का काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्या करता है, लोगों को अपनी पसंद का काम नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से क्या है, लोग बेरोजगार हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बेरोजगार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। ठीक है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी, यानी कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। यहाँ पूछा है गरीब और उत्पीड़न। ठीक है, तो लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या है, जातिवाद है। ठीक है, क्या है, उत्पीड़न और बड़ी समस्या। ठीक है, गरीब और उत्पीड़न से बड़ी समस्या कौन है, जातिवाद है। यानी कि गरीब से, उत्पीड़न से, ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर जातिवाद है। सबसे बड़ी समस्या आपका ये जातिवाद है, को मानते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जातिवाद लोगों को क्या करें, जातिवाद लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। क्या करता है, जातिवाद लोगों की उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से क्या करते हैं, रोक देते हैं, जिससे समाज का विकास बाधित होता है। जातिवाद असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा देता है, जिससे गरीबी और उत्पीड़न बढ़ता है। जब भेदभाव का बढ़ावा देगा तो क्या होगा, गरीबी और उत्पीड़न क्या बढ़ेगा, भेदभाव का जब यहाँ पर उत्पीड़न होगा और गरीबी बढ़ेगा। क्या, भेदभाव का बढ़ावा जब दीजिएगा तो। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकती है। फर्स्ट है, दूसरी का कर जाति प्रथा असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। ठीक है, तीसरा कर जाति प्रथा गरीब और उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। चौथा में कर जाति प्रथा समाज के विकास को बाधित करता है। ठीक है, बाधा डालता है। ठीक है, चलिए 7 के बाद 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 8 में कह रहे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक माना है। कौन सा आवश्यक बात है, 1 में स्वतंत्र, 2 में है समानता, 3 में है भाईचारा और 4 में न्याय। किसके लिए, यानी कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो सकता है, पता है ना। यहाँ पर सच्चे लोकतंत्र की आवश्यकता होगा, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अतः इन प्रश्नों के उत्तरों से स्पष्ट होता है कि लेखक जातिवाद को एक हानिकारक प्रथा मानते हैं। ठीक है, जातिवाद को लेखक क्या मानता है, हानिकारक प्रथा मानते हैं, जो समाज के विकास को बाधित करता है। जो समाज के विकास में क्या डालता है, बाधा डालता है, यानी कि बाधित करता है। ठीक है, यही हमारा संदेश बता रहा है लेखक ने। ठीक है, और यहाँ पर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें इस 2,
3, 4 चारों बात पर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए कंप्लीट कर दिए, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।